हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम हमारे जो भारत के संविधान की जो सीक्वेंस है उसका भाग 2 को इस वीडियो में देखेंगे, बहुत डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर आर्टिकल्स तो सब देख लेते हैं। हम इस भाग में जो नागरिकता से जुड़े हुए हर एक पहलू, इसका मतलब कि हर एक पहलू में जैसे जो भी पहले पहले तो आर्टिकल्स देखेंगे कि अनुच्छेदों में क्या कहा गया है। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड जो भी डिबेट्स वगैरह हुई होंगी इस बीच, जब से आर्टिकल बने तब से आज तक, जो भी केसेस वगैरह इनसे रिलेटेड हैं, जो लो लो बनाए गए हैं संसद के द्वारा, इन सभी से जुड़े हुए। तो नागरिकता से संबंधित हर एक पहलू को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो सिटीजनशिप नागरिकता अधिनियम बनाया गया है 1955 संसद के द्वारा, उसके बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी संशोधन हुए हैं, यहाँ तक कि जो CAA 2019 का था उसके चलते बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था, आंदोलन हुए थे, तो इन सब के रीजंस इसमें जानेंगे। मतलब कि नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आज शेष नहीं रहने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिकता के प्रावधान है। ये हो गया हमारा 5 से 11 तक जो आर्टिकल इसमें है। और इसमें यह भाग भारत में नागरिकता के अधिकार प्राप्ति एवं समाप्ति के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो 5 से 11 तक जो आर्टिकल है, इसमें मूलतः जो भारत के जिस टाइम पे भारत का संविधान बना था 26 जनवरी 1950, उसमें उस टाइम पे जो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की बात कही गई थी। और उसके बाद में अगर नागरिकता का कोई भी प्रावधान करना हो तो उसके लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। तो अब ये जो 5 से 11 तक है, ये आर्टिकल है 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तब आर्टिकल जो नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान थे उनसे संबंधित है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो प्रारंभिक नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट थी, कॉमन सीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। इसका मतलब संविधान में क्या कहा गया आर्टिकल 5 में, संविधान के प्रारंभ के समय में हर व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है या उसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हों, तो वह भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम या तो कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी एक, इसमें ऐसा नहीं कि दोनों, उनमें से कोई भी एक यदि उस टाइम से भारत में पैदा हुआ हो, भारत के संविधान लागू होने के वक्त, और उसके बाद है भारत में रह रहा हो, तो वो जो है भारत का नागरिक होगा। और यह अनुच्छेद भारत के संविधान के लागू होने के समय भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। और इसकी 3 प्रमुख शर्तें हैं। जन्म होना चाहिए, और माता पिता का जन्म एवं सामान्य निवास। 3 प्रमुख शर्तें, या तो खुद का जन्म या माता या पिता का जन्म, और जो उसके बाद में है सामान्यतः भारत में ही निवास कर रहा हो, तो ये तो वह भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल के 5 के अनुसार। कुछ एग्जाम्पल की तरह से समझे तो जैसे 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी भारत में जन्मा हो और वह तब से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 विभाजन के बाद आए लोग, मतलब जब देश का जो विभाजन हुआ था तो उसके बाद में जो भारत में आए उनके संबंध में नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल 6। तो इसमें एक कहता क्या है, ये कहता है वे लोग जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए, यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और भारत में स्थायी रूप से रह रहे हैं, तो वे भारतीय नागरिक होंगे। मतलब जो भी मतलब विभाजन हुआ 1947 में, जब देश आजाद हुआ, एक पाक बना और एक भारत बन गया, तो जो भी पाकिस्तान से आके भारत में रहे और कब आ गए, 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए और उसके बाद से स्थायी रूप से भारत में रह रहे हैं, तो वे भारत के नागरिक होंगे। मतलब जब विभाजन हुआ तो आधा जो पाकिस्तान में चले गए हिस्से से जो भी भारत आए, मेनली 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके थे, और उसके बाद में अगर भारत में रह रहे हैं तो वो आर्टिकल 6 के अंतर्गत उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यह प्रावधान विभाजन के बाद आए लोगों के लिए एक विशेष तिथि जो तय की गई है, उससे पहले आने वालों के लिए नागरिकता के प्रावधान करता है आर्टिकल 6। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति विभाजन के बाद 1947 में डिवाइडेशन विभाजन हुआ, उसके बाद भारत आया और वह 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, तो वह भारत का नागरिक था, उसको अपने आप मिल जाएगा, किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी उसको। और नेक्स्ट आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 7 है वो
पाकिस्तान जाने के बाद लौटने वाले जो लोग थे, मतलब पहले भारत में थे, फिर बाद में वो पाकिस्तान चले गए विभाजन के बाद, और फिर से अगर पुनः लौटते हैं तो उससे संबंधित है आर्टिकल 7, राइट टू सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को प्रवास कर गए। जैसे जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान गए, मतलब भारत का विभाजन हुआ, इसके बाद जो इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और बाद में पुनः लौट आए, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है यदि वे भारत में पुनः पंजीकृत हो। मतलब इसमें एक डेट वो फिक्स थी कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले पहले लौट आए। इसमें भी ये शर्त है कि 19 जुलाई 1948 से 26 जनवरी 1950 के बीच में अगर वो वापस लौट आते हैं तो वे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसको पंजीकरण कराना होगा इसके लिए, तब उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 7 के संदर्भ में ये फैसला दिया भी है, क्योंकि जब जब भी कोई भारत से किसी और देश में जाके निवास करता है तो जो उसकी नागरिकता है जो समाप्त हो जाती है। तो इसमें इस आर्टिकल 7 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जाग के बसता है, जैसे भारत से पाकिस्तान कोई गया और वहां स्थायी रूप से अगर बस रहा है तो ही उसकी नागरिकता समाप्त होगी, वरना अगर वो आना चाहे, और किस तारीख के बीच में, 19 जुलाई 1948 से, और जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 के बीच में, यदि वो आ जाता है तो उसको वापसी में पंजीकरण, बस पंजीकरण कराना होगा, उसको नागरिकता मिल सकती है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए है जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और फिर बाद में वापस यहाँ से लौट आए। जैसे जफर अहमद बनाम भारत संघ जो केस है, जफर अहमद बनाम भारत संघ केस में अदालत ने पाकिस्तान गए भारतीयों की नागरिकता से संबंधित जटिलताओं पर विचार किया था। मतलब फैसले किए थे कि किन को वापसी नागरिकता दी जाए, किन को ना दिया जाए, जफर अहमद बनाम भारत सरकार केस में। अब आर्टिकल 8, तो आर्टिकल 8 क्या है, तो ये उन लोगों के लिए नागरिकता की प्रावधान करता है जो भारत के मूल के हैं, लेकिन भारत के बाहर में रहते हैं। मतलब उनका जो भारत के बाहर भारत की जो नागरिकता चाहते हैं और भारतीय मूल के हैं, विदेशों में जो रहने वाले हैं और जो उनके भारतीयों के अधिकार, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रह रहे हैं, विदेश में जो रह रहे हैं, रहने वाले भारतीय मूल के मतलब वो या तो खुद या उनके माता पिता या उनके दादा दादी, इनमें से कोई एक भी अगर उनका जन्म भारत से संबंधित है, मतलब उनको ना भारत से संबंधित नागरिकता है उनकी, तो भारतीय मूल का माना जाएगा। तो भारतीय विदेश में रहने वाले वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे भारतीय कॉन्सुलर दफ्तर में, जो भारत का जो कॉन्सुलर दफ्तर, अगर उसमें पंजीकरण कराएं, दूतावास जो है भारत का, उसमें अगर जो भारत से बाहर रह रहे हैं और जो भारतीय मूल के हैं, भारत के मूल का मतलब मैंने बताया अभी, तो वे जो जिस भी जगह पे रह रहे हैं वो भारत के दूतावास में पंजीकरण कराएं अपना, तो उनको नागरिकता मिल सकती है आर्टिकल 8 के अंतर्गत। यह अनुच्छेद उन भारतीय लोगों के मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो विदेशों में रहते हैं और भारतीय नागरिकता चाहते हैं। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है तो उसको जो भारतीय कॉन्सुलेट, मतलब भारत के जो दूतावास है अमेरिका में, वहां पंजीकरण करवाना होगा, तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 9 दोहरी नागरिकता निषेध, मतलब कि भारत के जो संविधान है केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, वो यूएसए की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता कि राज्य की अलग नागरिकता होगी और केंद्र की अलग नागरिकता नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। मतलब कोई भी भारत का नागरिक है, किसी दूसरी कंट्री में जाता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, मतलब कि वो भारत का नागरिक नहीं रह पाएगा। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी भारतीय जो नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो एग्जाम्पल भी ऐसा है कि कोई कनाडा जाता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता वो खो देगा। तो ये नो ड्यूल सिटीजनशिप, मतलब दोहरी नागरिकता निषेध से संबंधित आर्टिकल 9 है। तो आर्टिकल 10 जो है, अनुच्छेद जो 10 है, वो नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, मतलब इसका मतलब क्या है, संविधान के अनुसार जो नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति जो, मतलब संविधान के अनुसार जो भाग 2 है इसके अंतर्गत, चाहे आर्टिकल 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, इन चारों आर्टिकल्स में किसी भी प्रकार से उसको भारत की नागरिकता मिली हो किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को
जो भारत की जो नागरिकता का जो अधिकार है ना, संविधान के प्रावधानों के अधीन होगा। इसका मतलब क्या है कि यह अनुच्छेद नागरिकता के अधिकार की निरंतरता की पुष्टि करता है कि उसमें कोई भी परिवर्तन या समाप्ति संविधान के द्वारा नियंत्रित होगी। अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता किसके आधार पर, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के आधार पर मिली है, तो उसकी मतलब अगर कोई भी परिवर्तन करना हो उसके अधिकारों में, समाप्ति अगर नहीं हो, तो संविधान के द्वारा नियंत्रित होगी। और संविधान ने ये शक्ति किसको दी है? ये संसद को शक्ति दी है कि संसद नागरिकता के नियमों में कोई बदलाव करती है। इसके तहत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं। आर्टिकल 11 है, नेक्स्ट जो आर्टिकल 11 है वो संसद को नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। पार्लियामेंट्स पावर टू दी रेगुलेट दी राइट टू दी सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब कानून बनाकर अब जो संसद है वो नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सके। यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है। इसी प्रावधान के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नीचे। तो आर्टिकल 11 के तहत संसद ने जो कौन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 बनाया है, और जिसके तहत वो नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति और अन्य प्रावधानों के विस्तार से परिभाषित करते हैं। मतलब नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर प्रावधान करना हो तो इसका अधिकार किसको दिया है? संविधान ने संसद को दिया है। जो कुछ इससे जुड़े हुए कुछ डिबेट्स जो केस इस बीच हुए वो क्या थे? एक तो सरफुद्दीन केस, जिसमें दोहरी नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। एक सरफुद्दीन जो केस था, इसमें दोहरी नागरिकता है भारत में, उस पर स्पष्ट निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत में केवल एकल नागरिकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसके बारे में हम डिटेल्स में वैसे ही पढ़ने वाले हैं, यहाँ कुछ देख लेते हैं। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो इन 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। और इस पर देशव्यापी बहस का विरोध हुआ और यह मुद्दा उठाया गया कि यह संविधान जो प्रावधान है धार्मिक आधारों पर भेदभाव कर सकता है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ डिबेट्स थी इसके बारे में। जो ये जो अधिनियम है CAA 2029 के बारे में नीचे और डिटेल्स में पढ़े। और जो भाग 2 है इसका क्या महत्व, पहले ये जान ले कि संविधान के आधार पर जो आप संविधान के आधार पर जो नागरिकता मिलती है उसका क्या महत्व है। तो भारत का संविधान भाग 2 नागरिकता की मूल अवधारणा और इससे जुड़े अधिकारों का निर्धारण करता है। यह भाग न केवल भारत के विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रबंधन में सहायक रहा, बल्कि विदेशों से बसे भारतीयों के लिए भी अधिकार सुनिश्चित करता है कि केवल जब देश का विभाजन हुआ था उससे संबंधित जो किसको नागरिकता दी जाए, किसको ना दी जाए, संविधान लागू हुआ उस टाइम पे नागरिकता के प्रावधान के साथ साथ ही क्या करता है भाग 2, जो विदेशों में भारत के लोग रह रहे हैं उनके हितों को भी, उनकी नागरिकता से संबंधित अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। भारतीय नागरिकता कानून को समय समय पर संशोधित करके बदलते समय के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि भारत में सामाजिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा की जा सके। ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को, कि समय समय पर संसद नागरिकता के लिए मतलब संशोधन करके, समय के अनुसार की संशोधन करके नए नए कानून बना सकते हैं और भारत के जो सामाजिक आर्थिक जो हित हैं उनको क्या रख सकती है? सुरक्षित रख सकती है। तो ये हमारा जो भाग 2 के आर्टिकल्स और उसका महत्व था, उससे जुड़े हुए केसेस हमने देखे। क्योंकि अब आर्टिकल जो 11 है उसके तहत संसद को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो नागरिकता से जुड़े हुए कोई भी यदि फैसला लेना हो नागरिकता के अधिग्रहण से संबंधित, उसके मतलब समाप्ति से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो वो कानून बना सकती है संसद। तो इसके लिए जो पहला अधिनियम बनाया गया था वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो भारतीय नागरिकता से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने वाला एक प्रमुख कानून था। और यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत बनाया गया है, हमने देखा है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने, अधिग्रहण से संबंधित, नागरिकता खोने अपवर्जन से संबंधित और उससे संबंधित कोई भी पहलू है उसका विस्तृत जो प्रावधान है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया गया है। साथ ही समय समय पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, आए उनको विस्तार से समझते हैं। तो जो 1955 जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, पहले उसकी बात करें। जो मेन अधिनियम था उसमें जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 साधन बताए गए हैं कि आपको 5 साधनों के आधार पर नागरिकता मिल सकती है।
और ये मेनली जो फोकस था ये था जो संविधान लागू होने के बाद के किसको नागरिकता मिली, तो 5 आधार थे। पहला आपको जन्म के द्वारा मतलब सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसका मतलब होता है कि अधिनियम के अनुसार 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। और इसके बाद 3 दिसंबर 2004 तक वह भारत में जन्मे वे लोग नागरिक माने जा सकते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। मतलब यदि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई जन्मा हो तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन यदि 3 दिसंबर और 2004 तक, मतलब 1 जुलाई 1987 से और 3 दिसंबर 2004 तक, मतलब इस बीच यदि भारत में जन्मे वे लोग भारत के नागरिक होंगे जिनके माता पिता, मतलब जिनके माता पिता इस अवधि से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हो, तो ये जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार था कानून के माध्यम से जो है। दूसरा आधार है, जो साधन है वो है वंश के द्वारा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। वंश के आधार पर आपको नागरिकता, जो लोग विदेश में जन्मे हैं उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो तो उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, परंतु इसके लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। तो हमने ये वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है कि अब जो भी व्यक्ति चाहे वो विदेश में रह रहा हो, उसके फादर या मदर में से या उसके दादा दादी में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, जो मतलब उसकी भारत की नागरिकता रही हो, तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है केवल मूल वंश के आधार पर। पंजीकरण के द्वारा, जो बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिलती है, वो भारत में रह रहे जो विदेशी मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग और या ऐसे लोग जिनका विवाह भारतीय नागरिकता से हो, भारतीय नागरिक से हुआ है, तो वे पंजीकरण के द्वारा, मतलब वे सारे विदेशी इसके अंतर्गत क्या होंगे, वे सभी लोग जो भारत की नागरिकता चाहते हों, जो विदेशों से हों, विदेशी मूल के लोग हों, चाहे विदेशी मूल के हों चाहे यहाँ पे विवाह करके रहे हों। तो इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं कि उनको पिछले 11 वर्षों में कम से कम 2 साल भारत में रहने की शर्त, मतलब ऐसी कुछ शर्तें भी हैं कि कितने दिन उनको मतलब पंजीकरण कराने से पहले भारत में रह रहे हो एक लंबे समय से। तो एक कुछ शर्तें हैं, लेकिन उनको पंजीकरण के आधार पर क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता। तो चौथा जो आधार था अधिग्रहण का, नागरिकता के अधिग्रहण, देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब बाई नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब होता है देशीकरण के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में कम से कम 12 वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। इसमें से अंतिम जो 12 महीने लगातार निवास कर रहा होगा। तो देशीकरण के आधार पर उसको जो नागरिकता मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पिछले जब से वो रह रहा है कम से कम 12 वर्षों तक भारत में निवास किया हो और पिछले जो 1 साल है उसको आज नागरिकता चाहिए, तो आज से पिछला जो 12 महीने से वो कंटिन्यूअसली और लगातार भारत में निवास कर रहा हो तो उसको बाई जो सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। और जो लास्ट आधार था कि क्षेत्रीय अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता, अगर कोई अन्य क्षेत्र, मतलब किसी क्षेत्र का भारत अधिग्रहण कर लेता है, जब भारत का क्षेत्र बढ़ता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नागरिकता, मतलब जो जैसे भारत में किसी क्षेत्र को ऐड करना हो वो आके भारत में जुड़ता है, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं ना उनको भारत की नागरिकता के योग्य हो जाएंगे। जैसे जो पांडिचेरी है उसमें भारत में शामिल होने के बाद वहाँ के निवासियों को भारत की नागरिकता स्वतः मिल गई थी। तो ये 5 आधार थे, बाई जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण और क्षेत्रीय अधिग्रहण के द्वारा। इसके अलावा अगर किसी को नागरिकता समाप्ति के भी 3 तरीके हैं। अगर नागरिकता किस तरीके से खोई जा सकती है, समाप्ति के 3 बेसिस क्या क्या हैं। एक तो आप स्वेच्छा से त्याग कर दो, अगर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहे तो सिर्फ भारतीय सरकार को औपचारिक रूप से सूचित करना होगा कि भारत सरकार को सूचित करके वो खुद स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। दूसरा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 9 में भी हमने देखा था दोहरी नागरिकता मान्य नहीं। तो ये दूसरा आधार है त्यागने का, जो नागरिकता है उसका जो तीसरा आधार है समाप्ति का वो है वंचन, डिप्रीविएशन। डिप्रीविएशन का मतलब सरकार भारतीय नागरिकता को वंचित कर सकती, मतलब सरकार वंचित करे किन आधारों पर, वह यह मानती है कि किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के दौरान गलत जानकारी दी या कानून का उल्लंघन किया हो, मतलब जब उसने नागरिकता ली थी तब उसने धोखेबाजी से या गलत जानकारियां दी हैं, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, उसकी नागरिकता छीन सकती है। इसको डिप्रीविएशन, वंचन कह सकते हो। 3 बेसिस हो गए, एक तो स्वेच्छा से त्याग हो जाए, एक हो जाए टर्मिनेशन, मतलब कि वो
संपादन का मतलब दूसरी जगह के दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो एक वंचन, जो सरकार खुद उसको वंचित कर दे। तो ये तीन आधार थे जो सीए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो वर्णन किया गया है। इसके अलावा अब ये जो नागरिकता अधिनियम है, इसमें समय समय पे बहुत से संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। जो पहला संशोधन किया गया 1955 के बाद 1986 में, जो सिटीजनशिप संशोधन अधिनियम जो है 1986 के बारे में, इस संशोधन के तहत जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया को सीमित किया गया और कहा गया कि जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मे हों और तभी भारतीय नागरिक होंगे जब उनके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। तो मतलब जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जो है, इसमें संशोधन करके क्या बात कही गई थी, जो जन्म के आधार पर जो नागरिकता देनी थी उसको सीमित किया गया कि जो 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मेंगे, जिन्होंने भी 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्म लिया हो, तो उनको नागरिकता कब मिलेगी, जब उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तभी उनको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान हो, पर मतलब नागरिकता मिलेगी। ये 1986 के संशोधन में प्रावधान किया गया था। तो दूसरा जो संशोधन हुआ था 6 साल बाद, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में। तो 1992 में क्या हुआ, इस संशोधन में जो पहले में जन्म के आधार पर और दूसरे में वंश के द्वारा जो नागरिकता के नियमों में परिवर्तन किया गया। और इसके अनुसार विदेशों में जन्म लेने वाले किसी भी भारतीय बच्चे के भारतीय नागरिक हो सकते हैं यदि वे भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करवाते हैं। मतलब वंश के आधार पर नागरिकता के नियमों में परिवर्तन, जो दूसरा संविधान संशोधन किया है कि कोई भी जो विदेश में जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जो विदेश में जन्म लेता है, उसको यदि भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, तो जब वो भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करा दे, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके कुछ आधार जो हमने ऊपर भी देखे थे कि भारत में उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो ये आधार थे। तो जो इसके बाद में जो 2003 का जो संविधान में संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन, जो कानून में जो संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2003, तो इसके तहत क्या किया गया, इस संशोधन के तहत जो नागरिकता के लिए अधिक सख्त नियम बनाए गए। इसमें नागरिकों को जो राष्ट्रीय रजिस्टर NRC का प्रावधान किया गया था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय रजिस्टर का प्रावधान किया गया था, किसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। और इसमें प्रावधान क्या किया गया, इसमें जो अवैध प्रवासी है, जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, उनकी परिभाषा दी गई। साथ ही इनके देशीयकरण के लिए आवश्यक निवास अवधि 12 वर्षों से कम होने का प्रावधान जोड़ा गया। मतलब जो अवैध जो प्रवासी थे, जो बिना किसी वीजा के भारत में रह रहे थे, उनकी परिभाषा दी गई। उनको छांटने के लिए NRC, राष्ट्रीय नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान 2003 का जो CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट, उसमें किया गया। और जो इसके बाद 2005 में एक फिर से संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। इस संशोधन की जो प्रक्रिया थी, उसको सरल बनाने के लिए और विदेशी मूल के जो लोग थे, उनके लिए पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को और स्पष्ट किया गया। मतलब विदेशी मूल के लोगों को अगर नागरिकता चाहिए, उनसे संबंधित जो निर्णय थे, जो भी नियम जो थे, उनको और आसान बनाया गया था। किसमें, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000। अब जो सबसे मेन जो है अभी हाल ही में, मतलब 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था, चूंकि ये बहुत विवादास्पद संशोधन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिबेट वगैरह हुई थी, आंदोलन भी हुए थे। तो ये क्या था 2019 में जो हुआ था, तो यह सबसे विवादास्पद संशोधन था, डिबेटेबल। तो इसमें जो पाकिस्तान, 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनसे छह रिलीजन के, मतलब 3 कंट्री से 6 धर्मों के, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था। कब, किस कंडीशन में, यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों, तो इस अधिनियम ने मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था। ये दिख रहा है, ऐसा 6 धर्म थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। अगर ये जो 6 धर्मों के जो लोग हैं, शरणार्थी जो है, और किन कंट्री से, 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आके भारत में रहे हो, तो और कब कब आए हो, मतलब 31 दिसंबर 2014 है
से पहले आके भारत में रह रहे हो तो उनको नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए थे, जबकि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके कारण इसमें धार्मिक भेदभाव माना गया और देश में व्यापक विरोध हुआ था। सीएए 2019 पर विवाद एवं डिबेट्स के रीजन क्या क्या थे? पहला तो हमने देख ही लिया कि धार्मिक भेदभाव कैसे कि सीएए में जो धार्मिक आधार पर केवल गैर मुस्लिम प्रवासियों जो छह धर्मों के लोग थे उनको केवल जो शरणार्थी थे उनको केवल नागरिकता देने का बात कही गई थी, मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए जो मुस्लिम समुदाय के प्रति इसमें भेदभावपूर्ण माना और यहाँ पे जो विवाद का एक कारण बन गया है कि धार्मिक भेदभाव इसमें किया गया है। दूसरा जो इसका रीजन था विवाद का, तो कई आलोचकों ने संवैधानिक वैधता पर इसके सवाल उठाए गए कि इसे ऐसे संविधान के अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार के विरुद्ध बताया और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी। मतलब ये जो संशोधन अधिनियम था, नागरिकता संशोधन, इसको कुछ आलोचक थे उन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए जो समानता का अधिकार है और इसकी जो संवैधानिकता को चुनौती दी कि मतलब इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये जो संशोधन किया गया है ये संवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी जो रीजन था इसमें विवाद का वो था एनआरसी, जो नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप है। इसके अलावा जो सीएए का संयुक्त प्रभाव, मतलब कुछ लोगों का मानना था कि जो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम और जो रजिस्टर है नागरिकता के लिए जो रजिस्टर था उसके संयुक्त प्रभाव से भारत में मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक तो एक संशोधन अधिनियम ले आया गया जिसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया और एक रजिस्टर तैयार करने की बात हो रही थी जिसमें जो इलीगल जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए मतलब अलग उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करके करने की बात कही जा रही थी। तो इसको नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा गया किसके ऊपर? मुस्लिम समुदाय के ऊपर, क्योंकि अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद धार्मिक आधार पर नागरिकता देने की संभावना मुस्लिमों को डर महसूस हुआ कि जब ये रजिस्टर तैयार करना था तो चूंकि नागरिकता के लिए लोगों की पहचान करनी थी, इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करनी थी, जिसमें ज्यादातर लोग कौन होते थे? प्रवासी ज्यादातर होते थे। जो बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है भारत में वो बांग्लादेश से भारत में होता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो वे आते हैं, तो उनको ये डर सताने लग गया कि ये जो सीएए और जो एनआरसी है उन पर नकारात्मक इफेक्ट डालेंगे। क्योंकि इसके बाद में इसका महत्व क्या क्या था, जो नागरिकता अधिनियम 1955, चूंकि हमने संशोधन देख लिए तो और जो सीए जो मेन अधिनियम था उसके बारे में समझा और डिबेट जो क्या थी 2019 की तो उनके बारे में समझा। तो अब नागरिकता अधिनियम 1955 का महत्व क्या है? मेन जो अधिनियम है उसका महत्व क्या है? आधिकारिक पहचान, पहली बात। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के सभी आवश्यक पहलुओं को कानूनी ढंग से स्पष्ट करता है कि किन आधारों पर आपको नागरिकता मिलेगी, जिससे यह भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट आधार, स्पष्ट पहलुओं को ये स्पष्ट करता है, ये कानूनी ढंग से स्पष्ट करता है कि किन आधार। दूसरा, सामाजिक समरसता। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व है इस अधिनियम के माध्यम से भारत की जो विविधता है, एक रूपता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। जो डाइवर्सिटी है भारत की, जो एकता जो है उसको बनाए रखने का प्रयास, ताकि जो भारत के नागरिकों को समान अधिकार मिल सके, कर्तव्य प्राप्त हो सके। तीसरा जो महत्व है आधुनिक वैश्विक संबंध। वैश्विक दौर में इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं और जो शरणार्थी भारत में आते हैं उनकी स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए इसमें लचीलापन भी अपनाया गया। इसके महत्व हो गए तीन: आधिकारिक पहचान, सामाजिक समरसता और आधुनिक वैश्विक पहचान। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है 1955 वो भारत की नागरिकता प्रणाली का आधार है, बेस है। और इसमें किए गए संशोधन समय के अनुसार बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को समायोजित करने का प्रयास करते हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि अलग अलग समय में परिस्थितियां कुछ अलग अलग होती है। तो इसके लिए इसमें जो समय समय पर जो चेंजमेंट हुए हैं वो भारत के ओवरऑल विकास के लिए, जैसे सामाजिक आर्थिक हो गया, राजनीतिक विकास के लिए एक अच्छा प्रयास है। तो ये 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था उसके बारे में हमने जाना। चूंकि नागरिकता से संबंधित जो भी जो भाग था हमारा भाग 2 ये यहाँ कंप्लीट होता है। इससे जुड़े हुए हमने एक एक पहलू जानने की कोशिश की। तो मैं आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पर डिस्कशन करना हो तो वो अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप
ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम स्पेशल कोई चैनल वगैरह टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।